गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौटिया आपका पुनः जीव विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत में देखिए अपन ने कल एकल संकर संकरण पढ़ा था। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत अपना जो ये टॉपिक है वो पार्ट जो है वो 5वां पार्ट है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने कल थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ा था और मेंडल के बाद में अपन ने पढ़ा था एकल संकर संकरण। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया और मटर के पौधे के अंदर उसने 3 प्रयोग किए थे, जिन्हें हम क्रमशः 1 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति और 3 जीन की वंशागति के नाम से जानते हैं, या इसे एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण कहते हैं। इनमें से हमारे कोर्स में एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण 2 ही चीजें हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आनुवंशिकी को पढ़ने से पूर्व हमें समझना आवश्यक है, ठीक है। तो हम ये 25 टर्म मैंने लिखी है। आज हम इन 25 टर्म का अध्ययन करेंगे, यानी एक एक टर्म के बारे में हम जानेंगे कि इनके अर्थ क्या है, इनका क्या महत्व है, ताकि हमें आगे का जो अध्याय है उसको पढ़ने में सुविधा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, तो आपको हेडिंग कम से कम अंग्रेजी में थोड़ी सी ध्यान में हो, साथ साथ में मैं आपको हिंदी में भी बताता जाऊंगा। सबसे पहला है फैक्टर या कारक। कारक किसे कहते हैं? मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे तब उसको ये नहीं पता था, जो अपन ने वंशागति पढ़ी। वंशागति क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन। तो लक्षण किसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं? तो मेंडल को उस समय ज्ञान नहीं था, क्योंकि आनुवंशिकी का जो विकास है वो मेंडल के बाद में हुआ था। आधुनिक आनुवंशिकी की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है, पीछे अपन ने पढ़ भी लिया, 10th तक भी आप लोग पढ़ के आए हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। फिर अपन पढ़ रहे थे मेंडल को, तो मेंडल के जो नियमों की खोज है, एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे कि मेंडल के जो नियम है उन नियमों को आनुवंशिकी के नियम भी कहते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन सेरेमक, ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन सेरेमक, इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी, रीडिस्कवरी की थी। और लेकिन इनका श्रेय इन्होंने मेंडल को दिया, क्योंकि मेंडल ये प्रयोग उनसे बहुत पहले ही कर चुके थे। तो एक प्रश्न तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन सेरेमक ने, ठीक है। तो मेंडल को उस समय आनुवंशिकी का इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने पादरी रहते हुए अपने प्रयोग किए थे, तब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो परिवहन है वो कौन करता है? वो कुछ कारक करते हैं। मेंडल ने कारक नाम दिया। आज हम जानते हैं कारक ही क्या है? वास्तव में जीन है। कारक ही क्या है? जीन है। जीन की खोज विलियम बेटसन ने की थी, ठीक है। तो कारक क्या हुए? वे संरचनाएं जो क्या करती है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, कारक कहलाती है। फिर दूसरा हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है? वंशागति। वंशागति की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। वंशागति किसे कहते हैं? लक्षणों या गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन। लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हेरिडिटी। क्लियर। तीसरा शब्द आता है अपने पास वेरिएशंस, जो अपन ने ऊपर लिखा हुआ है, क्या है? विविधता। विविधता किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता है कि जितनी भी सजीव संरचनाएं हैं उन सभी सजीव संरचनाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर, डिफरेंशिएशन, यहां तक कि कल मैंने आपको बताया था कि एक ही माता पिता से जो संतानें उत्पन्न होती है वो भी आपस में एक दूसरे के समान नहीं होती। तो सजीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतर को ही अपन क्या कहते हैं? विविधता। यहां देखिए चौथा कैरेक्टर मैंने लिखा है
ट्रेट और करेक्टर। करेक्टर का अर्थ होता है लक्षण, और ट्रेट को आप ट्रेट ही जाने, हिंदी में भी ये क्या है, ट्रेट है, वैसे इसको अपन गुण भी कह सकते हैं। तो जो भी चीजें अपने को अपने जनकों से मिली है, या किसी भी सजीव का जो निर्माण हुआ है, निर्माण होने में उसके जो अभी थिंग्स हैं वो सारे के सारे क्या है, करेक्टर्स है। जैसे मैंने आपको कहा नाक, आंख, कान, ये सारे के सारे क्या है, करेक्टर्स है। तो जिन सूचनाओं का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, जिन सूचनाओं का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, क्या कहलाते हैं, लक्षण या ट्रेट। उसके बाद में जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है, सिर्फ इतना सा, जिसके जनक मेंडल है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक विलियम बेटसन है। आनुवांशिकी किसे कहते हैं, हेरिडिटी की जो स्टडी है, यानी वंशागति का जो अध्ययन है, वंशागति के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। यानी वंशागति क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या संचरण वंशागति है, और वंशागति का अध्ययन क्या है, आनुवांशिकी है। अपन जानते हैं, कल भी अपन ने बात की थी कि आम के पेड़ का आम का पेड़, शेर के बच्चे के शेर का बच्चा। तो ये क्या है, सूचनाओं का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और इनका अध्ययन क्या है, आनुवांशिकी। जैसे मान लीजिए कई रोग भी हो सकते हैं, आगे इसी अध्याय में अपन पढ़ेंगे। उनमें से एक सामान्य रोग है डायबिटीज, ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है, हीमोफीलिया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो आनुवांशिकी के अध्ययन से हमें इनके उपचार में भी सहायता मिलती है। तो लक्षणों या गुणों का जो स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे वंशागति कहते हैं, और वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। उसके बाद में आ गया अपना जीन। जीन क्या है, आपको बता दिया, कारक को ही जीन कहते हैं। मेंडल ने शब्द काम में लिया था कारक, जिसे हम आज जानते हैं वो क्या है, जीन है, जो कि क्या करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वंशागति की इकाई। जीन क्या है, वंशागति की इकाई जो लक्षणों का नियंत्रण करती है या लक्षणों को नियंत्रण में रखती है, जीन कहलाती है। एलील या एलिलोमॉर्फ, इसको भी आप हिंदी में भी इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं, एलील और एलिलोमॉर्फ। एलील जो है वो एलिलोमॉर्फ की छोटी इकाई है, ठीक है। इसको अपन हिंदी में युग्म विकल्पी भी कह सकते हैं। तो कल जो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा कि ये लंबेपन को नियंत्रित करने वाली जीनें हैं और ये बोनेपन को नियंत्रित करने वाली जीन है। तो हम कह सकते हैं कि जीन जो है, या आपको मैंने बताया था गुणसूत्र, द्विगुणित जीवों में ये एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी, यानी अगली जनरेशन में ये जा सकता है या ये जा सकता है। ऐसे ही अगर हम मानव की बात करें तो आप लोगों को पता है कि नर में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो यहां से अगली संतति में या तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई सा एक जाएगा युग्मक निर्माण के समय। लेकिन ये रहते क्या है, पेयर के रूप में, और इस पेयर को ये अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलील या एलिलोमॉर्फ। क्लियर। उसके बाद में लोकस। तो अपन ने पिछले साल गुणसूत्र की संरचना देखी थी। गुणसूत्र के अंदर दो भुजाएं पाई जाती है और एक भुजा को हम अर्ध गुणसूत्र कह सकते हैं। जैसे ये बन गया अपना अर्ध गुणसूत्र, या इसको अपन क्रोमेटिड कहते हैं, और ये बन गया दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। ये गुणसूत्र की भुजाएं होगी, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड के ऊपर इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए ये क्या है, जीन उपस्थित है। तो अब यहां देखिए ये जीन उपस्थित है इस भाग पे, इस ये वाला जो पार्ट है यहां तक, इस पे जीन उपस्थित नहीं है। तो गुणसूत्रों के वे स्थान जहां पर जीन उपस्थित होती है क्या कहलाते हैं, लोकस। यानी लोकस क्या हो गया, वे स्थान जहां जीन उपस्थित रहती है। तो जीन जो है वो गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित रहती है। एक गुणसूत्र के ऊपर हजारों जीन उपस्थित हो सकती है। तो जहां पर जीन उपस्थित है वो स्थान क्या कहलाते हैं, लोकस।
तो आपसे ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुणसूत्रों के ऊपर या जीन कहां स्थित होते हैं, तो अपने को उत्तर देना है गुणसूत्रों के लोकस भाग पर जीन उपस्थित होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं गुणसूत्रों के वे भाग जहां पर जीन उपस्थित होती है लोकस कहलाता है। उसके बाद में आता है अपना होमोजाइगस। होमोजाइगस को हम हिंदी में कहते हैं समयुग्मजी। तो ऊपर देखिए, सम का मतलब क्या है, समान, युग्मजी युग्मक जो बनते हैं। तो यहां जनक है और जनक के अंदर क्या बन गया, 2 जीन है, ठीक है, और दोनों जीने जब अगर समान है तो यहां अपन ने कल पढ़ा था F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंतर्गत क्या आया, एक कैपिटल टी और एक सॉरी एक स्मॉल टी आया था। तो जो बोनेपन को नियंत्रित कर रही है वो क्या है, 2 स्मॉल टी है, और लंबेपन को नियंत्रित कर रही है वो क्या है, 2 कैपिटल टी। तो जब एक जोड़े में या एक एलील में अपन कह सकते हैं, एक एलील में जब दोनों जीन समान प्रकृति की होती है तब उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। और एक जोड़े में ये दोनों क्या है, कैपिटल टी समयुग्मजी, स्मॉल टी समयुग्मजी। यहां क्या आ गया, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी। अर्थात एक एलील में उपस्थित दोनों जीन समान प्रकार की होती है तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं, और एक एलील में उपस्थित दोनों जीनें विषम प्रकार की होती है यानी समान नहीं होती है तो हम उसे विषम युग्मजी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में आता है अपना फिनोटाइप। तो जो अपन ने अनुपात निकाला था कल F1 जनरेशन में, तो अनुपात जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या है, लक्षण प्ररूप, और जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीन प्ररूप। तो फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप क्या है, वे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर यहां हम देखें तो ये भी क्या है, लंबा है, और ये भी क्या है, लंबा है। तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना कि F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होगा, उनका अनुपात अगर पूछा जाए अपने से, लक्षण प्ररूप पूछा जाए या जीन प्ररूप पूछा जाए, हमेशा क्या होगा, 1:0। क्योंकि F1 जनरेशन में एक ही लक्षण उपस्थित होता है। जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इन दोनों में से एक लक्षण आ गया या कोई तीसरा भी आ गया तो केवल एक ही लक्षण आता है, किसमें, F1 जनरेशन में। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, लक्षण प्ररूप। लेकिन अगर उनका आनुवांशिक संगठन देखा जाए, उनकी जीनी संरचना देखा जाए, उनकी आंतरिकी देखी जाए, तो क्या है, वो इससे डिफरेंट होगी। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसका आनुवांशिक संगठन, तो इसको अपन क्या कहेंगे, जीन प्ररूप। अगर F2 पीढ़ी की बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी की बात करें, तो अपने पास लक्षण प्ररूप अनुपात कल अपन ने निकाला था 3:1 आता है, और जीन प्ररूप अनुपात जो है 1:2:1। तो ये जीन प्ररूप यानी उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, आनुवांशिक संगठन किस प्रकार का है। तो किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन जो है वो जीन प्ररूप कहलाता है, और जो बाह्य लक्षण है उसको अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप। उसके बाद में डोमिनेंट का मतलब क्या है, प्रभावी, हिंदी में कहते हैं प्रभावी। सीधी साधारण परिभाषा अगर देना चाहे डोमिनेंट की, तो हम कह सकते हैं कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं। और रिसेसिव का मतलब क्या है, अप्रभावी। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी कहते हैं। ये तो एक परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा क्या है कि जो प्रभावी जीन है वो अगर अकेला भी उपस्थित है तब भी क्या करेगा, अपने आप को प्रदर्शित करेगा। यहां देखिए, ये अपने पास आई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में अपने को सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो यहां एक कैपिटल टी है, ये एक कैपिटल टी प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, इसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो अप्रभावी जीन है या अप्रभावी लक्षण है वो कब प्रकट होगा, जब वो समयुग्मजी अवस्था में होगा। यानी ये स्थिति क्या अपनी समयुग्मजी है।
ये समयुग्मजी है, तो ये जो प्रभावी है वो तो समयुग्मजी में भी प्रकट हो रहा है, और ये कंडीशन क्या अपनी, ये कंडीशन है विषम युग्मजी, तो ये विषम युग्मजी में भी प्रकट हो रहा है, यानी अकेला है तब भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है। जबकि अप्रभावी जो है वो जोड़े के रूप में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, तभी क्या करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। अकेले ये अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण जो अकेले अपने आप को प्रकट करने में सक्षम होते हैं, या फिर जो F1 जनरेशन में लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, और जो लक्षण F1 पीडी में प्रकट नहीं होते या जो अकेले अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं, अप्रभावी। ठीक है, उसके बाद में F1 और F2 F3 तीनों आ सकते हैं। F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, हिंदी में आप लोगों के लिए प्रथम संतानीय पीढ़ी, यानी जब हम क्रॉस करवाते हैं किसी भी जनकों का, क्रॉस करवाने के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, F1 या प्रथम संतानीय पीढ़ी। और जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो जो पीढ़ी उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे, F2 या द्वितीय संतानीय पीढ़ी। ठीक है, F3 जब F2 और F2 का क्रॉस करवाएंगे, हमने कल यहां F1 का क्रॉस F1 से करवाया था तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से F2 पीढ़ी का क्रॉस जब F2 पीढ़ी के साथ करवा देंगे तो अपने को F3 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। और यहां F का मतलब है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, F का मतलब है फिलियल यानी संतान। ठीक है, 1 का मतलब प्रथम, 2 का मतलब द्वितीय, 3 का मतलब तृतीय। तो F1 का मतलब क्या हो गया, प्रथम संतानीय पीढ़ी, F2 का मतलब द्वितीय संतानीय पीढ़ी, F3 का मतलब तृतीय संतानीय पीढ़ी। उसके बाद में बात करते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन को हिंदी में कहते हैं शुद्ध वंश क्रम। तो देखिए ये जो अपन ने क्रॉस करवाया था कल, ये क्या था, प्योर है। ठीक है, शुद्ध है। ये क्या है, शुद्ध है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध। तो ये है शुद्ध। ठीक है, जब युग्म में पाए जाने वाले दोनों जीन समान प्रकृति के होते हैं तो उसे हम शुद्ध कहते हैं या शुद्ध वंश क्रम कहते हैं। ठीक है, शुद्ध वंश क्रम का क्रॉस। पुन्नेट स्क्वायर, RC पुन्नेट, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो अपन क्रॉस करवा रहे हैं इसके लिए एक चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया था। किसने, RC पुन्नेट नामक महिला ने। इसे हम पुन्नेट स्क्वायर, उनके नाम के आधार पे इसे पुन्नेट वर्ग भी कह देते हैं, जो कि हमें नए कॉम्बिनेशन, जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं उनकी उपस्थिति के बारे में ज्ञान करवाता है। बायोलॉजिस्ट के लिए, जीव वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत अच्छी युक्ति है जिसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। इसके हम एक तरफ नर युग्मकों को लिखते हैं, दूसरी तरफ मादा युग्मकों को, और जो स्क्वायर है उसके अंदर क्रॉस के बाद में जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसकी स्थिति ये अपने को प्रकट करता है। उसके बाद में आता है अपना टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस को, वैसे तो आप टेस्ट क्रॉस ही नाम याद रख लीजिए, वैसे हिंदी में कहते हैं परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, ये देखो ये वर्ग बना हुआ है, ये इसमें मैं करवा देता हूं। F1 जनरेशन अपने को क्या प्राप्त हुई थी कल, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, और अब इसका क्रॉस जब अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो यहां याद रखने की बात है अपने को, टेस्ट क्रॉस में हमेशा अनुपात जो है वो 1:1 प्राप्त होता है। तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी आ गया, ये दोनों स्मॉल टी आ गए, ये कैपिटल आ गया, ये स्मॉल आ गया, ये दोनों स्मॉल आ गए। तो क्या प्राप्त हुआ, ये 2 अपने को बोने प्राप्त हो गए और 2 लंबे प्राप्त हो गए। अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:1। अर्थात टेस्ट क्रॉस जब करवाते हैं तो 1:1 प्राप्त होता है। अगर 1:1 प्राप्त नहीं हो रहा है इसका मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है। हालांकि एकल जीन की वंशागति में गलती होने की संभावना नहीं होती, लेकिन जब हम F2 और F3 पढ़ते हैं या हम यूं कहते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तब उस समय हो सकता है कोई गलती होने की संभावना हो। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब F1 जनरेशन का क्रॉस इसके
अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो उसे हम परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसके बाद है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या हुआ, ये जो टेस्ट क्रॉस में हमने ये ध्यान में रखने की बात है, गड़बड़ मत कर देना। यहां हमने टेस्ट क्रॉस में क्या किया, अप्रभावी जनक के साथ इसका क्रॉस करवाया, किसका, F1 जनरेशन का। ये अपने पास फिर क्या लिख देता हूं मैं, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है और F1 जनरेशन का क्रॉस जब दोनों जनकों के साथ, यानी इसको भी सम्मिलित करेंगे, टेस्ट क्रॉस वाले को भी, और यानी अप्रभावी जनक को भी सम्मिलित करेंगे और प्रभावी जनक को भी सम्मिलित करेंगे। हालांकि इसमें अनुपात जो है वो हमेशा, अगर लक्षण प्ररूप देखें तो लक्षण प्ररूप जो है वो हमेशा 1:0 आता है, और अगर जीन प्ररूप की बात करें तो आप लोग देख लीजिए, जीन प्ररूप वापस क्या आ गया, 1:1 आ गया, क्योंकि 2 प्योर टोल है और 2 इम्प्योर टोल है। अनुपात देखें तो 1:1। तो ये जब दोनों क्रॉस करवाए जाते हैं, यानी ध्यान में रखना, F1 जनरेशन का जब इसके जनकों के साथ, F1 जनरेशन का, F1 पीढ़ी का इसके जनकों के साथ क्रॉस करवाते हैं। जनक क्या हो गए, ये 2 कैपिटल टी और 2 स्मॉल टी। ये लंबा पादप था, ये बोना पादप था। F1 पीढ़ी, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अपन कोई भी लक्षण ले सकते हैं। तो यहां परिभाषा के रूप में अपने को ये ध्यान में रखना है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके जनकों से करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस, ठीक है, और जब इसका क्रॉस केवल अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको आप हिंदी में भी ऐसे ही याद रख लीजिएगा, बैक क्रॉस, या इसको व्युत्क्रम क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, जब हम मेंडल ने अपने अध्ययन में क्या किया था, मटर के पौधे के अंदर 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इन 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों में से मेंडल ने केवल 7 का अध्ययन किया था। उन 7 में से कोई भी एक कैरेक्टर ले लें तो उसके अपने पास 2 गुण थे। जैसे पादप की ऊंचाई है, पादप की ऊंचाई के लिए क्या होगा, लंबा पादप और बोना पादप। तो एक लक्षण के 2 गुण हैं, दोनों गुणों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं, एक ही लक्षण के 2 गुणों के मध्य क्रॉस करवाया जाना क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या हम कह सकते हैं एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण ये अपने कल विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि ये जो 7 लक्षण थे, उन 7 लक्षणों में से 2 लक्षण एक साथ ले लें। 2 लक्षण, जैसे एक लक्षण तो अपन ने ले ही रखा है, दूसरा अपन कोई भी लक्षण ले लें, जैसे बीज की आकृति, ठीक है। तो बीज की आकृति क्या होगी अपने पास, गोलाकार, और इसका क्रॉस करवाते हैं किससे, बोने पादप और झुर्रीदार बीजों वाले। तो 2 लक्षण को जब एक साथ ले लेते हैं तो उसे कह देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार 3 लक्षणों को ले लें, तीसरा ले लें अपन पुष्प की स्थिति, एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 कैरेक्टर को एक साथ लेके जब उसके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या त्रिसंकर संकरण। जब एक लक्षण को लेकर उसके 2 गुणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। जब 2 लक्षणों को लेकर उसके 4 गुणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब 3 लक्षणों को लेकर उसके 6 गुणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। ये ध्यान में रखना। प्लियोट्रोपी को प्लियोट्रोपी ही कहते हैं। प्लियोट्रोपी, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि ये जीन जो है, ये टी, ये किसको नियंत्रित कर रही है, ये पादप की ऊंचाई को नियंत्रित कर रही है। जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने लगे, या जो दूसरे लक्षण है, ये पादप की ऊंचाई को तो नियंत्रित कर ही रहा है, इसके साथ साथ दूसरे जो लक्षण है जैसे पुष्प की स्थिति है या बीज का रंग है, इनके ऊपर भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपी। क्रॉस क्या है आप लोगों को पता है, क्रॉस किसे कहते हैं, लेकिन पारिभाषिक रूप में आप यूं समझ लीजिए कि लैंगिक जनन के दौरान जो 2 युग्मक है या 2 जनक है, उन 2 जनकों की आपस में जो मेटिंग है, मिलन है, वो क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। लास्ट
टर्म बचा अपना, वो क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है कि यहां देखिए जब हम क्रॉस करवाते हैं या मेंडल ने जो भी क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने का मतलब क्या है, आप लोग याद रखिए, ये अपने प्रैक्टिकल में भी है, विम्पुंसन है, बेगिंग है, टैगिंग है। तो यहां क्या किया जाता है, विम्पुंसन के द्वारा एक जो द्विलिंगी पुष्प है, उस द्विलिंगी पुष्प में से क्या करते हैं, नर जननांग पुमंग जो है या पुमंग के जो प्रत्येक भाग है पुंकेसर, उन पुंकेसरों को हटा देते हैं। तो अब आप इसको व्युत्क्रम क्रॉस को आप यूं समझिए कि यहां हमने ये जो स्थिति ली थी, ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है कि यहां ये जो वर्तिकाग्र थी, हमने क्या किया, इस बोने पौधे की वर्तिकाग्र को लिया और जो लंबा पौधा था इसके परागगणों को लिया, इसके परागगणों को हमने यहां डाल दिया। तो यहां ये तो क्या हो गया, बोना पौधा तो क्या हो गया, मादा हो गया, और लंबा पौधा जो हो गया वो क्या हो गया, नर हो गया। अगली बार जब क्रॉस करेंगे तब हम लंबे पौधे की तो क्या ले लेंगे, लंबे पौधे की तो वर्तिकाग्र ले लेंगे, अर्थात इसको हमने क्या किया, मादा भाग काम में लिया, और जो बोना पौधा था इसका हमने क्या ले लिया, परागकण ले लिया। तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम क्रॉस, अर्थात दोनों जनकों को नर और मादा होने का चांस प्रोवाइड करते हैं, संयोग प्रदान करते हैं। एक बार लंबा पौधा जो था, ये तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। तो एक बार जो जनक है वो मादा है, तो दूसरी बार उसी जनक को हम नर के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। यानी नर और मादा भिन्न भिन्न पौधों से या भिन्न भिन्न कैरेक्टर से जब लिए जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इस प्रकार से हमने आज आनुवंशिकी के जो कुछ बेसिक टर्म्स थे उन टर्म्स के बारे में जाना, ताकि कल हम जब द्विसंकर संकरण पढ़े तो वहां अगर मान लीजिए विषम युग्मजी बात आए या सम युग्मजी बात आए तो हमें कंफ्यूजन न हो, आसानी से हमारे वो चीज समझ में आ जाए। एक बार पुनः मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। कारक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने वाली संरचना, वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन, विविधता सजीवों के मध्य पाए जाने वाला अंतर, ट्रेट या लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिकी वंशागति का अध्ययन, जीन कारक को ही जीन कहते हैं जो लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, एलील या एलिलोमॉर्फ जोड़े के रूप में पाए जाने वाले जीन को एलील कहते हैं, लोकस वे स्थान जहां पर गुणसूत्रों के ऊपर वे स्थान जहां पर जीन स्थित होते हैं, समयुग्मजी एक जोड़े में पाए जाने वाले दोनों जीन जब समान होते हैं, विषम युग्मजी एक जोड़े में पाए जाने वाले दोनों जीन असमान प्रकार के होते हैं, लक्षण प्ररूप बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, जीन प्ररूप किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन प्रभावी जो अकेले भी एलोन रूप में भी अपने आप को प्रकट करते हैं, अप्रभावी जो अकेले अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, F1 जनरेशन प्रथम संतानीय पीढ़ी, F2 द्वितीय संतानीय पीढ़ी, शुद्ध वंशक्रम एक एलील में पाए जाने वाले दोनों जीन जब समान होते हैं, पुन्नेट वर्ग चेकर बोर्ड को पुन्नेट वर्ग कहते हैं क्योंकि इसकी खोज RC पुन्नेट ने की थी, परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस जब F1 जनरेशन का क्रॉस इसके अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, बैक क्रॉस जब F1 जनरेशन का क्रॉस इसके प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों के साथ करवाया जाता है, एकल संकर संकरण एक ही लक्षण को लेकर उसके दो गुणों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं, द्विसंकर संकरण दो लक्षणों को लेकर उसके चार गुणों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं तो द्विसंकर संकरण कहते हैं, प्लियोट्रोपी जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों के नियंत्रण में अपना प्रभाव डालता है तो प्लियोट्रोपी कहलाता है, क्रॉस जो संयोग है संगम है मेटिंग है दो जनकों की उसे हम क्रॉस कहते हैं, और व्युत्क्रम क्रॉस दोनों जनकों को समान अवसर देना, एक बार उसको नर और एक बार उसको मादा के रूप में अभिव्यक्ति करवाना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम क्रॉस। तो ये अपनी कुछ बेसिक टर्म्स थी, आगे द्विसंकर संकरण कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।